Territorial dispute is one of the common features of India's relations with its neighbor. Whether it's bigger territories like Pakistan-occupied Kashmir or smaller territories like small islands which are lesser than 1 mile in area, these disputes have shaped India's relations with its neighbor and overall its foreign policy. तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कच्चाथीवू विच बिलोंग्स टू श्रीलंका। तो इस जो स्मॉल ये आइलैंड है ये अभी हाल ही में ये न्यूज़ में रहा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उसके बाद जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने ये अक्यूज़ किया जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स है उनको लेकर के ये एक्यूजेशन लगाया कि उन्होंने ये आइलैंड को दे गेव दिस आइलैंड टू श्रीलंका विदाउट कंसिडरिंग इंडियाज इंटरेस्ट, स्पेशली द इंटरेस्ट ऑफ फिशरमैन ऑफ तमिलनाडु। अब ये जो फिशरमैन का इशू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स एंड सिंस इलेक्शन इज अराउंड द कॉर्नर, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अभी ये जो मुद्दा है ये काफ़ी इट्स अ बर्निंग इशू और काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशंस वगैरह चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्या है अराउंड द कच्चाथीवू आइलैंड, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और ये इससे और कौन कौन सी इश्यूज रिलेटेड है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी समझते हैं, कच्चाथीवू आइलैंड आखिर लोकेटेड कहाँ है। तो इट इज़ लोकेटेड इन पाक स्ट्रेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये अराउंड 22 किलोमीटर्स दूर है, इंडिया जो लैंड है उससे 22 किलोमीटर दूर है। इसके ऊपर ये पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे आपका रामेश्वरम है, पंबन है, यहाँ इसके नॉर्थ में ये रामेश्वरम के थोड़े नॉर्थ में ये एग्जिस्ट करता है। इसके नीचे आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, और ऊपर पाक स्ट्रेट है। तो ये है लोकेशन और ये हमारा इंडिया और श्रीलंका का मैरीटाइम बाउंड्री है जो कि डिमार्केट किया गया था 1974 एग्रीमेंट के बाद। तो अब हम समझते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है कच्चाथीवू आइलैंड के अराउंड, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। तो ये सबसे पहले शुरू होता है 1921 में। 1921 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो श्रीलंका है उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था कि जो आपका मैरीटाइम जो आपका फिशिंग जोन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में उसको प्रॉपर डिमार्केट किया जाए। तो इसका काम था टू डिमार्केट फिशिंग एरिया इन पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट में फिशिंग एरियाज को डिमार्केट करना इस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस था। अब ऑल दो फिशिंग एरियाज डिमार्केट करने का एक तरीका होता है द प्रिंसिपल ऑफ मीडियन लाइन। प्रिंसिपल ऑफ मीडियन लाइन क्या कहता है कि कोई भी दो लैंड मास के बीच में वाटर बॉडी है और वहाँ हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करना है, तो हम ये जो बाउंड्री है वाटर के बीच में ये बिल्कुल बीचों बीच कर सकते हैं। इट शुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लैंड मास, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वी डिस्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ मीडियन लाइन या प्रिंसिपल ऑफ इक्वी डिस्टेंट। तो ये इसे फॉलो किया जाना था। हालांकि श्रीलंका ने एक डिमांड रखी कि कच्चाथीवू आइलैंड जो है वो उससे सीड कर दिया जाए, उसे दे दिया जाए। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बनाया गया था, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया था इसमें कच्चाथीवू आइलैंड को श्रीलंका को सीड कर दिया गया था। अब उस वक्त ये जो आइलैंड है इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ जो वहाँ के एक राजा थे मद्रास के जिनका नाम था रामनाथ, उनके अंडर में ये आता था। और वो क्या करते थे कि वो यहाँ से रेंट्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह वो यहाँ से लिवाई करते थे। तो ऐसा तो ये ऑल्दो ये कंट्रोल में था, मद्रास के जो वो राजा थे किंग रामनाथ उनके कंट्रोल में था, तो इस बात को रखा गया था। हावेवर जो ब्रिटिश जो डेलीगेशन था दे डिड नॉट कंटेस्ट द डिमांड ऑफ श्रीलंका। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो एक टैसिट एग्रीमेंट उन्होंने दे दी कि ठीक है ये आइलैंड आप रख लो। ब्रिटिश का बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो नहीं चाहते थे कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका ये डिसॉल्व हो जाए, तो वो चाहते थे कि कोई क्राइसिस क्रिएट ना हो और एक कंक्लूजन निकले। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो डिमांड था श्रीलंका का उस पर वो अग्री कर गए। और उनका ये भी कहना था कि ऑल्दो जो टेरिटरी है वो हम सीड कर रहे हैं बट जो इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन है वो इंडिया के पास रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक फेयर एग्रीमेंट है। तो इसलिए ये भी बहुत स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो उस वक्त एग्रीमेंट साइन किया गया था, ये जो बाउंड्री डिमार्केट किया गया था, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन टेरिटोरियल क्लेम्स, ये फिशरीज के बेसिस पे किया गया था कि ताकि दोनों साइड को इक्वल पोर्शन में जो फिश रिसोर्सेज है वो मिले। तो ये एक टेरिटोरियल डिमार्केशन नहीं था, ये एक फिशरीज रिसोर्स है उसके बेसिस पे ये डिमार्केशन किया गया था, ऐसा मानना है बहुत सारे स्कॉलर्स का। ऑल्दो ये एग्रीमेंट जो है वो कभी भी इट वाज नेवर रेटिफाइड बाय द ब्रिटिश ऑफिस इन इंडिया, इसे कभी रेटिफाई नहीं किया गया, इट नेवर केम इनटू द इफेक्ट। बट इसका इम्प्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट एग्रीमेंट जो 1974 में साइन हुआ था उस पर इस एग्रीमेंट का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं कि ऑल्दो ये इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमेशा ये जो मुद्दा बना हुआ रहा इन पार्लियामेंट, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुए। ओकेजनली इंडिया और श्रीलंका के जो फिशरमैन थे उनके बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह हुए, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते थे। फिर उसके बाद जो सिविल वार हुआ श्रीलंका में, उसमें भी ये आइलैंड वापस से न्यूज़ में रहा जहाँ पे कि आर्म्स वगैरह सप्लाई करने के लिए इस आइलैंड का यूज़ किया जाता था। तो ये न्यूज़ में हमेशा से बना हुआ रहा।
ये अभी कोई ऐसा नहीं कि रिसेंट अभी ऐसा इस मुद्दे को लाया गया है, ये हमेशा टाइम टू टाइम दिस टॉपिक, ये जो आइलैंड है इट गेट्स रिसर्फेस्ड। तो 1974 में क्या होता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है, अंडर द UNCLOS, ठीक है, जो कि डिसाइड करती है कि मैरीटाइम बाउंड्रीज कैसे डिमार्केट किए जाएंगे। इसके अंडर में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जहां पे दोनों मैरीटाइम बाउंड्रीज को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इस एग्रीमेंट के अंडर ये जो आइलैंड था ये ऑफिशियली श्रीलंका को सीड कर दिया जाता है, कच्चाथीवू आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ जो मीडियन लाइन है उसे फॉलो नहीं किया जाता। अगर उस लाइन को फॉलो किया जाता, उस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता तो कच्चाथीवू आइलैंड जो है वो इंडिया का पार्ट होता और कुछ और एक्स्ट्रा नॉटिकल माइल्स जो है वो उस एरिया के वो इंडिया का हिस्सा होते। तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये डिसीजन जो है जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया बेस्ड ऑन हर पर्सनल इक्वेशन विद द श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे। तो उनके साथ जो पर्सनल इक्वेशन थी उनके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया था, इन्फ्लुएंस होकर के। ऐसा कहना है बहुत सारे स्कॉलर्स का कि डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम इंडियन डेलीगेशन ये आइलैंड को सीड कर दिया गया था श्रीलंका को, ठीक है। अब उसके बाद से ही ये जो है ये हमेशा से इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई, इससे चैलेंज भी किया गया। ये जो डिसीजन लिया गया था, ये एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था बाय इंडिया एंड श्रीलंका, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया इन द कोर्ट। 2008 में जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, लेट जयललिता, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट बेस्ड ऑन दी बेरुबारी केस। बेरुबारी केस में ये बताया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट की जो इंडियन गवर्नमेंट है दे कैन नॉट सीड एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो सॉवरेन टेरिटरी है उसको सीड नहीं कर सकती दूसरे कंट्री को विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल, ठीक है। तो ऑल द गवर्नमेंट का ये रिप्लाई आया है कि उस वक्त आया था या अभी भी कुछ दिन पहले भी ऐसा जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का ये था कि ऑल दो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी था तो इसे सीड किया जा सकता है, ये इंडिया का सॉवरेन टेरिटरी उस वक्त नहीं माना गया था, इट वॉज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इसलिए इट कुड बी सीडेड टू श्रीलंका। अब हम समझते हैं कि इश्यूज क्या है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो फिशरमैन का इशू है। ये जो पूरा आपका जो कच्चाथीवू आइलैंड का जो वापस से इस मुद्दे को लाया गया है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द फिशरमैन इशू। फिशरमैन इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, तो इसलिए ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा एक बर्निंग इशू है। तो अब हम समझते हैं कि 1974 में जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें फिशरमैन को क्या अलाउ किया गया था इस आइलैंड पे जाने के लिए, फिशिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम समझते हैं। तो उस एग्रीमेंट में जो फिशरमैन है वो इस आइलैंड पे जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपने नेट्स को ड्राई भी कर सकते हैं, हालांकि उस जोन में फिश नहीं कर सकते, फिशिंग नहीं कर सकते। 1976 में एक और एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें कि दोनों कंट्री ने ये म्यूचुअली डिसाइड किया था कि दे विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स मैरीटाइम बाउंड्री, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको रिस्पेक्ट करेंगे और उसको वायलेट नहीं करेंगे। तो उसके अंडर में जो आपके जो फिशरमैन है दे कैन नॉट फिश इनटू दोज एरिया, हाउएवर दे कैन रेस्ट, दे कैन ड्राई देयर नेट्स। बट ऐसा होता नहीं है, कई बार जो फिशरमैन है तमिलनाडु के वो बाउंड्री को क्रॉस करके फिशिंग करने चले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, उनके वेसल्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि वो फिशिंग ग्राउंड को ढूंढते हुए वो श्रीलंकन वाटर में चले जाते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट इशू है इंपॉर्टेंट, यूज़ ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स। बॉटम ट्रॉलर्स क्या होता है, ये एक फिशिंग मेथड है जहाँ पे एक हम नेट यूज़ करते हैं जो कि विच ड्रैग्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ सी, और जिसमें कि सारे चीज़ों को हम कैप्चर कर लेते हैं, चाहे वो चाहे कोई भी स्पीशीज़ हो, मरीन स्पीशीज़, वो सारे कैप्चर हो जाते हैं। तो इससे मरीन इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। तो श्रीलंका ने 2017 में बॉटम ट्रॉलर्स को बैन कर दिया गया था, बट स्टिल इंडियन फिशरमैन जो है वो इस बॉटम ट्रॉलर को यूज़ करते हैं श्रीलंकन वाटर्स में, जिसको लेकर के श्रीलंका ने कई बार इट हैड कंप्लेंट विद इंडियन ऑफिशियल्स। तो ये एक दूसरा इशू है, यूज़ ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स, ठीक है। उसके बाद एक और रेगुलेशन लाया गया था, फिशिंग रेगुलेशन बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 1983, जिसमें कि ये बोला गया था कि जो आपकी जो मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स हैं वो 3 नॉटिकल माइल्स के बाद ही जाकर के फिशिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि जो फिशरमैन थे तमिलनाडु के, दे वर फोर्स्ड टू गो इनटू डीप वाटर्स टू फाइंड फिश, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि कोस्टल एरियाज में फिश का जो है वो क्वांटिटी कम हो रहा है, कोरल जो है वो डिसअपेयर हो रहा है, जिससे कि फिशिंग करने के लिए और ज़्यादा डीप वाटर्स में जाना पड़ रहा है फिशरमैन को। तो इससे क्या होता है कि वो श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते हैं और फिर फर्दर उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, उनका वेसल्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। तो ये सारे फिशरमैन से रिलेटेड इश्यूज हैं अराउंड दिस आइलैंड।
कल्चरल एस्पेक्ट भी है, यहाँ पे एक चर्च है, ऑल्दो ये आइलैंड अनइनहैबिटेड है, बट यहाँ पे एक सेंट एंथनीज चर्च है, एक पुराना चर्च है, और यहाँ पे अलाउ किया गया है कि जो तमिलनाडु के जो क्रिश्चियंस हैं वो जा सकते हैं, और ये वहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर कि वो जा करके उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर इस आइलैंड के अराउंड कोई कंट्रोवर्सी, कोई टेंशन क्रिएट होता है तो ये जो हिस्टोरिकल टाइज है उसे हार्म पहुँच सकता है। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो जो रीजन है ये इंडियन ओशन रीजन में, ये जो आपका कच्चाथीवु आइलैंड है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। और इस रीजन में देखा गया है कि रिसेंट टाइम्स में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। चाइना जैसे मालदीव, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में चाइना जो है वो पोर्ट्स एक्वायर कर रही है। जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट की जो ऑनरशिप है उसे चाइना ने वो एक्वायर किया था। तो ऐसा ही कोई रिस्क इस आइलैंड के साथ भी हो सकता है इन नियर फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है इट मेक श्योर कि इस एरिया में जो है वो चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, श्रीलंका पे ऐसा कोई प्रेशर ना बने। अब हम समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि हम जाकर के आइलैंड को वापस से जो है वो कैप्चर कर ले। सो ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल होगा, इट इज़ नॉट वायबल ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो एक ऑप्शन है कि इंडिया कुड लीज द आइलैंड फॉर परपेचुइटी। ऐसा पहले भी किया गया है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसा किया गया था। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ भी कर सकते हैं, हम इस आइलैंड को फॉर द परपेचुइटी हम इसे आपका लीज पे ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ऑनरशिप है वो श्रीलंका के पास ही रहेगी और इंडिया उस आइलैंड को अपने स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए यूज़ भी कर सकता है। और साथ ही जो एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बट ये वर्किंग ग्रुप काफ़ी इनएफिशिएंट रहा, उतना ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह नहीं हुई। तो इस वर्किंग ग्रुप को वापस से ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है, इसे और ज़्यादा एफिशिएंट किया जा सकता है, रेगुलर मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जा सकती है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस बनाना इस वर्किंग ग्रुप के थ्रू किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ फिशिंग जोन्स और साथ ही प्रोवाइड लाइसेंस टू फिशरमैन। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कि जो फिशरमैन है उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा एक किया गया था वेज बैंक में। वेज बैंक कन्याकुमारी के पास एक कोस्टल एरिया है जो कि काफ़ी फर्टाइल है इन टर्म्स ऑफ फिशिंग। तो श्रीलंकन फिशरमैन को इंडिया ने लाइसेंस इशू किया था, दे कुड फिश कम एंड कैच फिश देयर फॉर अराउंड 3 years। तो ऐसा ही कुछ हम इस रीजन में भी कर सकते हैं, इंडियन फिशरमैन को लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ श्रीलंकन अथॉरिटीज़। उसके बाद इको फ्रेंडली फिशिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए, बॉटम ट्रॉलर्स जैसे चीज़ों को के यूजेस को रिड्यूस किया जाना चाहिए, फिशिंग को एक तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए ताकि जो मरीन इकोसिस्टम है वो आपका प्रिजर्व रहे। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट टू फिशरमैन। तो बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके अंदर फिशरीज को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की बात की गई है एंड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फिशरमैन। तो हमें ऐसे अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहिए बिकॉज क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है तो फिशरमैन आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू टू अर्न कंसिस्टेंट लाइवलीहुड। तो कभी उन्हें फिश के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है, नहीं भी मिलता है। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड भी ज़रूरी है उनके लिए। और साथ ही दूसरे फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड जैसे कि सीवीड कल्टीवेशन हो गया, सी रैंचिंग हो गए, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जिससे कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम मिले जो हमारे फिशरमैन हैं। तो ये था इशू अराउंड कच्चाथीवु आइलैंड, इसके क्या क्या अलग अलग डायमेंशंस हैं। ऑल्दो ऐसा अगर जब पूछा गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से कि कैन इंडिया रीविजिट द 1974 एग्रीमेंट, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है इट इज़ अभी सब जुडिस है अंडर द सुप्रीम कोर्ट, तो अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ श्रीलंका ने ऐसा कहा है कि इंडिया कैन नॉट नलिफाई दिस एग्रीमेंट, इंडियन कोर्ट कैन नॉट नलिफाई दिस एग्रीमेंट। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल कि इंडिया जाकर के कैप्चर करे इस आइलैंड को। तो द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज टू कॉपरेट विद श्रीलंका और ये जो फिशरमैन इशू है इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन्स।